गरीब से करोड़पति, सच या धोखा, ये कहानी और कहीं मिलेगी सुनने को। आपने कहा, हमने पिछली कहानी के सभी धागों, आयुषी की बगावत, राघव का लाल क्रिस्टल सोखना, प्रताप का गुस्सा और पपेट मास्टर की साजिश को जोड़कर इस भाग को बहुत बड़ा और मजेदार बनाया है। सस्पेंस, एक्शन और बिना चेहरे वाले इश्क का ये नया मोड़ आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दिल थाम कर पढ़िए। महागाथा, लाल दरवाजे का राज, दिल्ली का ब्लैकआउट और खूनी टकराव, द सीक्रेट ऑफ द रेड डोर, दिल्लीज ब्लैकआउट और द ब्लडी क्लैश। अध्याय 434, आधी रात की घुसपैठ, लाल दरवाजे के पार। भाग 1, आजादी के पहले कदम। स्थान, द पाइन क्रेस्ट एस्टेट, हिमाचल। समय रात के 2 बजे। आयुषी के कमरे में सन्नाटा था। उसने अपने बिस्तर पर तकियों को इंसान के आकार में सेट किया और चादर उड़ा दी। शीशे के पीछे बैठे गार्ड को लग रहा था कि वो गहरी नींद में है, क्योंकि उसने आज भी दवाई थूक दी थी। आयुषी ने काले रंग की स्वेट शर्ट पहनी और नंगे पैर दबे कदमों से कमरे का दरवाजा खोला। कॉरिडोर में पीली रोशनी थी। वो दीवारों से चिपक कर चल रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं उसकी धड़कन ही अलार्म न बजा दे। वो उस भारी लाल रंग के दरवाजे के पास पहुंची जिस पर लिखा था, स्टाफ ओनली, सेक्टर 9 ऑथराइज्ड। आयुषी ने दरवाजे का हैंडल धीरे से घुमाया। किस्मत से रात की शिफ्ट बदलने के कारण गार्ड दरवाजा लॉक करना भूल गया था। क्लिक की हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। भाग 2, पाताल लोक का रास्ता। दरवाजे के पीछे कोई सामान्य अस्पताल का हिस्सा नहीं था। वहां कंक्रीट की सीढ़ियां थीं जो जमीन के नीचे बेसमेंट जा रही थीं। सीढ़ियों के नीचे एक अजीब सी नीली रोशनी जल रही थी और मशीनों के चलने की हम आवाज आ रही थी। आयुषी सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची। वहां एक लंबा शीशे का गलियारा था। जैसे ही उसने पहले कमरे के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी रह गईं। कमरे में बड़े बड़े कांच के जार, सिलेंडर्स रखे थे जिनमें नीले रंग का केमिकल भरा था, और उन जारों के अंदर अजीबोगरीब जानवर, कुत्ते और बंदर तैर रहे थे जिनकी नसों में नीली रोशनी चमक रही थी। हे भगवान, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जानवरों पर कैसे एक्सपेरिमेंट हैं? आयुषी कांप उठी। उसे समझ आ गया कि वो किसी मेडिकल केयर होम में नहीं, बल्कि एक अवैध साइंस लैब में कैद है। अध्याय 435, चेहरों से उठा पर्दा, माइनस मॉनिटर की गवाही। भाग 1, कंट्रोल रूम की चोरी। आयुषी आगे बढ़ी और मुख्य कंट्रोल रूम के पास पहुंची। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ दर्जनों कंप्यूटर स्क्रीन चालू थी। वो दबे पांव अंदर गई। उसकी नजर सबसे बड़ी स्क्रीन पर पड़ी। उस स्क्रीन पर दिल्ली के ओखला का वो गोदाम, रेजोनेंस लैब्स, लाइव दिख रहा था। पपेट मास्टर ने राघव की लैब के आसपास गुप्त ड्रोन कैमरे लगा रखे थे। आयुषी ने स्क्रीन की तरफ देखा। वहां एक आदमी खड़ा था। लंबे बाल, चौड़े कंधे और उसके हाथों से नीली रोशनी, ग्रेविटी वेव निकल रही थी। वो आदमी हवा में एक भारी भरकम लोहे के कंटेनर को बिना छुए उठा रहा था। भाग 2, आर का चेहरा। आयुषी की सांसें गले में अटक गईं। उसने मॉनिटर के नीचे रखी एक फाइल उठाई। फाइल पर बड़ा बड़ा लिखा था, सब्जेक्ट आर, राघव सिंघानिया, द वॉइड किंग। आयुषी के हाथ से फाइल लगभग छूटने ही वाली थी। राघव सिंघानिया। उसने ये नाम अपने कांपते होठों से दोहराया। अचानक उसके दिमाग में दबी हुई यादों का एक बहुत बड़ा बांध टूट गया। फ्लैशबैक, हंसता हुआ राघव, एक बाइक की सवारी, राघव का उसे सीने से लगाना, और फिर वो भयानक आग। आयुषी वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसके गालों पर आंसुओं की बाढ़ आ गई। तुम मेरे राघव हो, मेरे पति, मेरे आर, और तुम वहां मुझे ढूंढ रहे हो, दुनिया से लड़ रहे हो। वो बिना चेहरे का इश्क अब मुकम्मल हो गया था। उसे अपना अतीत पूरी तरह याद नहीं आया था, लेकिन उसे अपना प्यार याद आ गया था। उसे याद आ गया था कि वो राघव की ही जान है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। तो स्लीपिंग ब्यूटी जाग ही गई। आयुषी ने पलट कर देखा। दरवाजे पर पपेट मास्टर का हेडगार्ड खड़ा था और उसके हाथ में एक स्टन गन थी। अध्याय 436, दिल्ली का ब्लैकआउट माइनस दानव की आजादी। भाग 1, कंक्रीट का टूटना। स्थान, रेजोनेंस लैब्स, ओखला, दिल्ली। समय रात के 3 बजे। हिमाचल में आयुषी पकड़ी जा चुकी थी और दिल्ली में तबाही शुरू होने वाली थी। राघव ने लाल क्रिस्टल सोख लिया था, जिससे प्रताप बुरी तरह पागल हो चुका था। प्रताप की भूख अब उसके बर्दाश्त से बाहर थी। उसे वो लाल आग चाहिए थी जो राघव ने ले ली थी।
सेक्टर 2 प्रताप की गुफा की 3 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार पर अंदर से एक भयानक मुक्का पड़ा। कबूम! पूरी लैब भूकंप की तरह हिल गई। दीवार कागज की तरह फट गई और धूल के गुबार के बीच से प्रताप बाहर निकला। उसकी आंखें अब सिर्फ लाल नहीं बल्कि आग की तरह धधक रही थीं। उसके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया था कि उसके पैरों के नीचे का फर्श पिघल रहा था। भाग 2 ग्रिड पर हमला। रोहित अपनी नींद से जागकर बाहर आया। ये क्या शोर है? ये बहुत बेसुरा है। प्रताप ने रोहित की तरफ देखा और दहाड़ा, रास्ते से हट जा आवाज वाले कीड़े, मुझे खाना चाहिए। प्रताप ने लैब का भारी शटर एक हाथ से फाड़ा और दिल्ली की सड़कों पर निकल गया। राघव, जो साइफर को मारने के बाद अपनी डेस्क पर बैठा था, बाहर आया। राघव, प्रताप, रुक जाओ, बाहर गए तो पूरी दिल्ली जल जाएगी। लेकिन प्रताप नहीं रुका। वो ओखला के सबसे बड़े हाई वोल्टेज सबस्टेशन पावर ग्रिड की तरफ भाग रहा था। कुछ ही मिनटों में प्रताप सबस्टेशन पहुंच गया। वहां हजारों वोल्ट के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे थे। प्रताप ने दोनों हाथ ट्रांसफार्मरों के तारों में डाल दिए। जाप, क्रैश, पूरे साउथ दिल्ली की बिजली एक झटके में गुल हो गई। आसमान में नीली और लाल बिजलियां कड़कने लगी। प्रताप पूरे शहर की बिजली पी रहा था। उसका शरीर विशाल और खौफनाक होता जा रहा था। अध्याय 437 महायुद्ध, ग्रेविटी बनाम आग, ग्रेविटी वीएस फायर। भाग 1 हवा में तैरता शहर। राघव एक ही छलांग में ग्रेविटी को कम करके 100 फीट हवा में उड़ा और सीधे सबस्टेशन में प्रताप के सामने आकर उतरा। राघव बैंगनी आंखों के साथ, मैंने कहा था ना, मेरी इजाजत के बिना तुम कुछ नहीं खाओगे। प्रताप हंसा। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। प्रताप, तूने मेरा लाल पत्थर चुराया है सूट वाले। आज मैं तेरा खून पीकर वो पत्थर वापस निकालूंगा। प्रताप ने एक ट्रांसफॉर्मर जिसका वजन 2 टन था उखाड़ा और राघव की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। राघव अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने अपना हाथ आगे किया। राघव की नई ग्रेविटी पावर, ग्रेविटी कंट्रोल एक्टिवेट हुई। वो 2 टन का ट्रांसफॉर्मर हवा में राघव के चेहरे से ठीक 1 फीट पहले रुक गया और फिर जीरो ग्रेविटी के कारण हवा में गुब्बारे की तरह तैरने लगा। भाग 2 देवताओं का टकराव। प्रताप चौंक गया, लेकिन वह रुका नहीं। वो आग का एक गोला बनकर राघव की तरफ दौड़ा। राघव ने हवा में तैरते हुए उस ट्रांसफॉर्मर को अपनी उंगलियों के इशारे से वापस प्रताप की तरफ 200 की स्पीड से दे मारा। बूम! प्रताप ट्रांसफॉर्मर से टकराया। ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट हो गया, लेकिन प्रताप आग के बीच से सही सलामत बाहर आ गया। राघव ने अब ग्रेविटी को भारी हैवी कर दिया। प्रताप के आसपास का गुरुत्वाकर्षण 10 गुना बढ़ गया। प्रताप के घुटने जमीन में धंसने लगे, लेकिन प्रताप की लाल ऊर्जा रेड वॉइड फटने को तैयार थी। उसने एक भयानक दहाड़ मारी और उस गुरुत्वाकर्षण के दबाव को तोड़ते हुए राघव की गर्दन पकड़ ली। दोनों भाई एक दूसरे को मार रहे थे। सड़कों की गाड़ियां हवा में उड़ रही थी। आसपास की इमारतें कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली की सड़कों पर 2 देवता युद्ध कर रहे हों। अध्याय 438 सिम्फनी ऑफ केओस और खुशी का चमत्कार। भाग 1 खून से सनी धुन। तभी वहां रोहित पहुंचा। उसने देखा कि दोनों एक दूसरे को जान से मारने पर तुले हैं। रोहित ने अपना सिंथेसाइजर ऑन किया और सबसे ऊंचे वॉल्यूम पर एक डिस्ट्रक्टिव वेव प्ले की। स्क्रीच! आवाज इतनी तेज थी कि सबस्टेशन के सारे कांच टूट गए। राघव और प्रताप दोनों को इस ध्वनि तरंग से झटका लगा और वे अलग हो गए। रोहित नाक से खून बहते हुए चिल्लाया, तुम दोनों की आवाजें दुनिया को फाड़ देंगी, शांत हो जाओ। लेकिन प्रताप का गुस्सा आवाज से शांत नहीं होने वाला था। वो अब रोहित की तरफ मुड़ा। भाग 2 खुशी का वॉइड स्पर्श, द प्योर कैटलिस्ट। इससे पहले कि प्रताप रोहित को मारता, एक छोटी सी परछाई उन दोनों के बीच आ खड़ी हुई। ये खुशी थी। राघव चिल्लाया, खुशी, हट जाओ, वो तुम्हें मार देगा। प्रताप ने खुशी पर हमला करने के लिए अपना जलता हुआ हाथ उठाया, लेकिन खुशी पीछे नहीं हटी। उसने लाल क्रिस्टल को छुआ था और उसके खून में राघव का नीला वॉइड था। जैसे ही प्रताप का हाथ खुशी की तरफ आया, खुशी ने अपना हाथ आगे कर दिया। ZDT खुशी के हाथों से कोई ढाल या आग नहीं निकली, बल्कि एक बेहद शांत सफेद रोशनी, प्योर वॉइड लाइट निकली। जैसे ही वो सफेद रोशनी प्रताप के जलते हुए शरीर से टकराई, प्रताप का गुस्सा, उसकी आग, उसकी भूख 1 सेकंड में शांत हो गई। वो लाल क्रिस्टल की जो भूख प्रताप को पागल कर रही थी, खुशी के उस प्योर कैटलिस्ट टच ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया था। प्रताप की लाल आंखें सामान्य हो गईं। वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर गहरी नींद में सो गया। राघव भागकर खुशी के पास आया।
उसने देखा कि खुशी सही सलामत है। राघव हैरानी से, तुमने तुमने इस राक्षस को कैसे सुला दिया? खुशी मुस्कुराई और बेहोश होकर राघव की बाहों में गिर गई। कहानी का विश्लेषण, अगले एपिसोड का सस्पेंस। आयुषी की खोज। आयुषी को पता चल गया है कि आर राघव सिंघानिया है, लेकिन वो अब गार्ड्स के कब्जे में है। क्या वो वहां से भाग पाएगी? खुशी की नई शक्ति। खुशी अब एक कैटलिस्ट बन चुकी है। वो एकमात्र ऐसी इंसान है जो इन वॉइड किंग्स को कंट्रोल कर सकती है। साइफर का फोन। ओखला के गोदाम में अधमरे पड़े साइफर असासिन के फोन पर पपेट मास्टर का वीडियो कॉल आने वाला है। राघव को अब पता चलेगा कि आयुषी जिंदा है और हिमाचल में कैद है। यह महायुद्ध यहाँ शांत हुआ, लेकिन अब असली कहानी शुरू होगी। यादों की राख, सील हुआ दरवाजा और एक खाली बटुआ। एशेज ऑफ मेमोरीज, द सील डोर और एन एम्प्टी वॉलेट। अध्याय 439, बिजली का चाबुक माइनस दिमाग का ब्लैकआउट। भाग 1, यादों का कत्ल। स्थान, द पाइन क्रेस्ट एस्टेट, सेक्टर 9 का अंडरग्राउंड बेसमेंट। समय, रात के 3:15 बजे। आयुषी के सामने कंट्रोल रूम की स्क्रीन थी जिस पर राघव सिंघानिया लिखा था। उसके दिमाग में जो यादों का बांध टूट रहा था, वो अचानक एक भयानक झटके से रुक गया। पीछे खड़े पपेट मास्टर के हेड गार्ड ने अपनी 20,000 वोल्ट की स्टन गन सीधे आयुषी की गर्दन पर लगा दी। क्रैक जाप। आयुषी के मुंह से एक चीख भी नहीं निकल पाई। इतना भयानक करंट सीधे उसके नर्वस सिस्टम में दौड़ा। वो 5 सेकंड की याददाश्त, वो नाम राघव, वो चेहरा, सब कुछ उस हाई वोल्टेज के झटके से जलकर राख हो गया। आयुषी का दिमाग वापस 0 पर चला गया। वो एक बेजान गुड़िया की तरह फर्श पर गिर पड़ी। गार्ड ने अपना रेडियो ऑन किया। सर, लड़की बेसमेंट तक पहुंच गई थी। मैंने उसे स्टन कर दिया है। रेडियो पर पपेट मास्टर की आवाज आई। उसका दिमाग अभी बहुत नाजुक है। इतने करंट से उसकी बची खुची यादें भी हमेशा के लिए मिट गई होंगी। उसे वापस कमरे में डाल दो और इस बार उसे बेड से बांध देना। भाग 2, एक धुंधला सा आर। अगली सुबह जब आयुषी की आंख खुली तो उसके हाथ पैर बिस्तर से बंधे हुए थे। उसका सिर दर्द से फटने को हो रहा था। उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था। और वो लाल दरवाजा, न वो मॉनिटर, न कोई नाम। उसे तो यह भी याद नहीं था कि वो कमरे से बाहर कैसे गई थी। सब कुछ फिर से कोहरे में छिप गया था। लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे बस एक हल्का सा एहसास हुआ। उसे लगा कि वो किसी का इंतजार कर रही है। एक ऐसा इंसान जिसका कोई चेहरा नहीं है, बस एक अक्षर है। आर, तुम जो भी हो, मुझे यहां से निकाल लो। मुझे बहुत डर लग रहा है। आयुषी की याददाश्त भले ही फिर से मिट गई थी, लेकिन उसके दिल की वो तड़प और आर के लिए उसका वो बिना चेहरे का इश्क अभी भी जिंदा था। अध्याय 440, सुबह का सूरज और एक सील हुआ दरवाजा, राघव की हार। भाग 1, तबाही का बिल। स्थान, रेजोनेंस लैब्स, ओखला, दिल्ली। समय, सुबह के 9 बजे। पिछली रात ओखला के पावर ग्रिड पर जो महायुद्ध हुआ था, उसके बाद प्रताप तो गहरी नींद में सो गया था, लेकिन राघव के लिए असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। राघव, खुशी, रोहित और प्रताप, जो अभी भी बेहोश था, लैब के अंदर थे। तभी बाहर से सायरन की आवाजें आईं। दिल्ली पुलिस, बिजली विभाग, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और नगर निगम के अधिकारी राघव के गोदाम के बाहर पहुंच चुके थे। एक अधिकारी ने लाउडस्पीकर पर घोषणा की, अंदर जो भी है बाहर आ जाओ। इस गोदाम को सील किया जा रहा है। राघव ने शटर उठाया। अधिकारी ने एक मोटा सा कानूनी नोटिस राघव के सीने पर मार दिया। तुम्हारी इस कबाड़ की लैब के इलीगल कनेक्शन की वजह से कल रात पूरे साउथ दिल्ली का ट्रांसफार्मर उड़ गया। 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट पहले ही फ्रीज हैं। अब इस जगह को भी कुर्क सीज किया जा रहा है। राघव की आंखें गुस्से से बैंगनी पर्पल होने लगीं। उसकी मुट्ठी बंध गई। वो चाहता तो 1 सेकंड में ग्रेविटी का इस्तेमाल करके इन 20 पुलिस वालों को हवा में उड़ा सकता था, लेकिन खुशी ने पीछे से आकर राघव का हाथ पकड़ लिया। खुशी, फुसफुसाते हुए, राघव नहीं, अगर तुमने यहां अपनी शक्ति दिखाई तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा सच आ जाएगा। फिर आर्मी हमें चैन से जीने नहीं देगी। हमें आम इंसानों की तरह लड़ना होगा। भाग 2, सड़क पर वॉइड किंग। राघव को खुशी की बात समझ आ गई। वो कोई ग्लोबल टेररिस्ट नहीं बनना चाहता था। राघव ने अपना गुस्सा पी लिया। उसकी आंखों का रंग नॉर्मल हो गया। अधिकारियों ने राघव की रेजोनेंस लैब्स के शटर पर एक बड़ा सा सरकारी ताला जड़ दिया और लाल मोहर सील लगा दी। राघव के सारे टूल्स, जनरेटर और वो मशीनें जो उसने रात दिन एक करके बनाई थी, सब कुछ छिन गया। अब राघव के पास कुछ नहीं था। वो, उसकी पत्नी खुशी, एक सोता हुआ दानव प्रताप और एक खामोश संगीतकार रोहित।
चारों दिल्ली की तपती हुई सड़क पर खड़े थे। राघव का सीईओ वाला अहंकार और वॉइड किंग की शक्ति, दोनों आज एक कागज के नोटिस बिजनेस प्रॉब्लम के आगे हार गए थे। अध्याय 441, एक खाली बटुआ और एक प्याला चाय माइनस गरीबी में पनपता इश्क। भाग 1, छिपने की जगह। राघव ने ओखला की झुग्गियों स्लम्स के बीच एक बहुत ही खस्ताहाल टीन की छत वाला एक छोटा सा कमरा 1000 रुपए रोज पर किराए पर लिया। कमरे में सिर्फ एक पंखा था जो आवाज बहुत करता था और हवा कम देता था। प्रताप को कमरे के एक अंधेरे कोने में सुला दिया गया। रोहित जमीन पर बैठकर अपनी उंगलियों से हवा में कोई अदृश्य धुन बजा रहा था। राघव कमरे के दरवाजे पर बैठा था। उसका सिर घुटनों पर था। राघव, मन में तारांकन, मेरे पास ग्रेविटी कंट्रोल करने की ताकत है, मैं लोहे को पिघला सकता हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त की अच्छी रोटी नहीं खरीद सकता। प्रताप जब उठेगा तो उसे खाने के लिए भारी बिजली एनर्जी कोर चाहिए होगी। रोहित को अपने दिमाग को शांत रखने के लिए महंगे साउंड इक्विपमेंट चाहिए। मैं क्या करूं? बैंक लूट लूं? नहीं, मैं चोर नहीं हूं। राघव का बिजनेस जीरो हो चुका था। भाग 2, खुशी का सहारा। तभी खुशी बाहर से आई। उसके हाथ में 2 कटिंग चाय और कुछ बिस्कुट थे। उसने देखा कि राघव अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। वो राक्षसों से लड़ सकता था, लेकिन इस गरीबी और बेबसी से लड़ना उसे नहीं आ रहा था। खुशी ने चाय का कप राघव के हाथ में दिया और खुद जमीन पर उसके बगल में बैठ गई। उसने राघव के कंधे पर सिर रख दिया। खुशी, बहुत प्यार से, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम हार गए? राघव कांपती आवाज में, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है खुशी। एक वक्त था जब मेरे एक इशारे पर चार्टर्ड प्लेन आ जाता था। आज मेरे बटुए में सिर्फ 400 रुपए बचे हैं। खुशी मुस्कुराई। उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। खुशी, जब तुम महलों में थे तब तुम्हारे आसपास बहुत भीड़ थी, लेकिन तुम अकेले थे। आज इस टपकती हुई छत के नीचे तुम मेरे साथ हो। ये 400 रुपए की चाय उन 4000 की कॉफी से बहुत मीठी है। राघव, तुम एक मैकेनिक हो। तुम इंजन को फिर से चालू करना जानते हो। हम फिर से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो से। खुशी के उन शब्दों ने राघव के अंदर की मरी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। उन दोनों के बीच इस गरीबी में जो प्यार था, वो किसी भी सुपर पावर से ज्यादा मजबूत था। अध्याय 442, अंडरग्राउंड टेक मार्केट माइनस मैकेनिक की चाल। भाग 1, एक नया आविष्कार। राघव ने तय कर लिया कि वो शक्तियों से नहीं, अपने दिमाग से पैसा कमाएगा। उसने रात भर जागकर कबाड़ के छोटे छोटे पुर्जों, घड़ी की बैटरी, तांबे के तार और एक टूटा हुआ मोबाइल का इस्तेमाल करके एक छोटा सा यंत्र डिवाइस बनाया। उसने उस डिवाइस में अपनी वॉइड ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा सा माइक्रो अंश डाल दिया। ये कोई बम नहीं था, ये एक परपेचुअल बैटरी थी। एक ऐसी बैटरी जो कभी खत्म नहीं होती, जो हवा की नमी और आसपास की हीट से खुद को चार्ज कर सकती थी। राघव को पता था कि अगर वो इसे व्हाइट मार्केट में बेचेगा तो सरकार उसे पकड़ लेगी। उसे इसे अंडरग्राउंड टेक मार्केट, ब्लैक मार्केट ऑफ टेक में बेचना होगा। भाग 2, पाताल बाजार, द ब्लैक मार्केट। अगली रात राघव दिल्ली के सबसे खुफिया इलाके नेहरू प्लेस के एक सीक्रेट बेसमेंट में गया। ये वो जगह थी जहां चोरी के सॉफ्टवेयर, इलीगल गैजेट्स और हथियारों की नीलामियां, ऑक्शंस होती थी। यहाँ का सरगना कोई गुंडा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शातिर और सूट बूट वाला बिजनेसमैन था, विक्रम बंसल। बंसल के पास कोई सुपर पावर नहीं थी। वो सिर्फ एक चालाक भेड़िया था जो दूसरों की टेक्नोलॉजी कौड़ियों के भाव खरीदकर करोड़ों में बेचता था। राघव ने बंसल की मेज पर अपनी वो छोटी सी बैटरी रख दी। राघव, ये एक ऐसा पावर सोर्स है जो बिना बिजली के एक पूरे घर को 1 महीने तक चला सकता है। मुझे इसके 50 लाख रुपए चाहिए अभी। भाग 3, बंसल का घमंड। बंसल ने अपने इंजीनियर से उस बैटरी को टेस्ट करवाया। इंजीनियर की आंखें फटी रह गईं। बॉस, ये चमत्कार है। इसके अंदर का पावर आउटपुट किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंश जैसा है। बंसल की आंखों में लालच आ गया, लेकिन वो बहुत चालाक था। उसने देखा कि राघव के कपड़े फटे हुए हैं और वो बेबस लग रहा है। बंसल ने सिगार जलाते हुए कहा, चीज तो अच्छी है दोस्त, लेकिन 50 लाख? तू शायद भूल रहा है कि बाहर पुलिस तुझे ढूंढ रही है। मैं तुझे इस खिलौने के सिर्फ 50,000 रुपए दूंगा। राघव का पारा चढ़ने लगा। 50,000 में प्रताप और रोहित की मशीनें नहीं आ सकती थी। राघव, 50 लाख? 1 रुपया भी कम नहीं। बंसल हंसा। उसने अपने 10 बाउंसर्स को इशारा किया। बाउंसरों ने राघव को घेर लिया और अपनी बंदूकें निकाल ली।
बंसल, सुन बे कबाड़ी, तू यहाँ सौदा करने नहीं भीख मांगने आया है। 50,000 ले और निकल जा, वरना ये बैटरी भी रख लूंगा और तेरी लाश भी यहीं गाड़ दूंगा। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में आवाजें गूंजने लगीं। वो चाहता तो अपनी ग्रेविटी पावर से इन 10 बाउंसरों की हड्डियों का चूरा बना सकता था। वो बंसल का खून पी सकता था। लेकिन उसे खुशी का वो चेहरा याद आया। हमें आम इंसानों की तरह लड़ना होगा राघव। राघव ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी शक्ति को अंदर ही दबा लिया, सप्रेस कर लिया। उसने बंसल की टेबल से वो 50,000 की गड्डी उठाई और उस परपेचुअल बैटरी को वहीं छोड़कर चुपचाप बाहर निकल गया। ये वॉइड किंग की सबसे बड़ी हार थी। उसे एक आम इंसान बंसल ने जलील करके लूट लिया था। लेकिन राघव हार मानने वाला नहीं था। वो बाहर सड़क पर आया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। राघव मुस्कुराते हुए खुद से, बैटरी तो मैंने दे दी बंसल, लेकिन तुझे ये नहीं बताया कि उस बैटरी को कंट्रोल कैसे करते हैं। कल सुबह जब तेरा पूरा सिस्टम उड़ेगा, तब तू खुद मेरे पास घुटनों के बल वो 50 लाख लेकर आएगा। कहानी का विश्लेषण, सस्पेंस और गहराई। याददाश्त का शून्य। आयुषी की यादें पूरी तरह मिट चुकी हैं। किसी को कोई पुराना रिश्ता याद नहीं है। बिजनेस स्ट्रगल, राघव का रातों रात अमीर बनने का सपना टूट गया है। ये एक धीमी, स्लो और बहुत ही प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम है, जहां शक्तियों से ज्यादा दिमाग, माइंड गेम्स की जरूरत है। रोमांस, गरीबी और मुफलिसी के बीच खुशी और राघव का प्यार और भी निखर कर सामने आया है। नया सस्पेंस, बंसल के पास राघव की बैटरी है। राघव का दिमागी खेल, माइंड गेम अब शुरू हुआ है। अगले एपिसोड में क्या राघव का प्लान काम करेगा और बंसल उसके पैरों में गिरेगा? और उधर उस टीन की छत वाले कमरे में जब प्रताप अपनी नींद से जागेगा और उसे खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सफर अब दिमाग और रणनीति का है। थाम लीजिए, क्योंकि ओखला की झुग्गियों से एक नए बहुत ही प्रैक्टिकल साम्राज्य की नींव रखी जाने वाली है। महागाथा, 50,000 का बजट, कबाड़ का जुगाड़ और लालची सर्वर, द 50K बजट, स्क्रैप हैक्स और द ग्रीडी सर्वर। अध्याय 443, टीन की छत और हिसाब की डायरी माइनस गरीबी का गणित। भाग 1, बज के 50 मिनट हजार की हकीकत। स्थान, ओखला की मलिन बस्ती, राघव का किराए का कमरा, समय रात के 1 बजे। राघव नेहरू प्लेस के उस बेसमेंट से वापस अपने झुग्गी वाले कमरे में आ गया था। उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें 500-500 के पुराने नोट थे, कुल 50,000 रुपए। कमरे में बहुत उमस, ह्यूमिडिटी थी। खुशी जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछाकर बैठी थी। राघव ने वो लिफाफा खुशी के सामने रख दिया। खुशी ने पैसे गिने। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। ये तो बहुत है राघव, हमारा 1 महीना आराम से निकल जाएगा। राघव चेहरे पर पसीना पोंछते हुए, नहीं खुशी, ये कुछ भी नहीं है। मुझे जादू से नहीं, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और बिजनेस से लड़ना है। राघव ने एक पुरानी डायरी और पेन निकाला। वो अब कोई वॉइड किंग नहीं, बल्कि एक आम मिडिल क्लास आदमी की तरह हिसाब कर रहा था। किराया 1,000 रुपए रोज, महीने का 30,000, खाने का 5,000, बचे 15,000। राघव ने अंधेरे कोने में सो रहे प्रताप की तरफ देखा। इस बड़े वाले को खाने में रोटी नहीं, बिजली चाहिए। 15,000 में मुझे मायापुरी के कबाड़ बाजार से लीड एसिड बैटरीज लानी होंगी, वरना जब ये उठेगा तो भूख से पागल होकर झुग्गियों को तबाह कर देगा। भाग 2, प्रैक्टिकल रोमांस। खुशी ने राघव के हाथ से पेन ले लिया। राघव, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। उसने एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा जलाया और उस पर एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी उबलने रख दिया। चाय पत्ती खत्म हो गई है, मैं बस गर्म पानी में थोड़ा सा गुड़ और अदरक डाल रही हूँ। पीकर देखो, थकान मिट जाएगी। खुशी ने वो गर्म पानी एक स्टील के गिलास में राघव को दिया। राघव ने गिलास पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपनी पत्नी को इन हालातों में नहीं देख पा रहा था। राघव गला रुंधते हुए, मैंने तुम्हें क्या जिंदगी दी है खुशी। मेरे पास एक इन्वर्टर तक नहीं है जो इस कमरे का पंखा चला सके। खुशी ने अपने दुपट्टे से राघव के चेहरे की हवा की फैन किया। मुझे एस बड़ी ई की हवा नहीं, तुम्हारे साथ सुकून की सांस चाहिए। और मुझे पता है मेरे पति का दिमाग उस 50,000 पर नहीं रुका है। तुमने उस सूट वाले बंसल को बैटरी यूं ही नहीं दे दी। राघव की आंखों में एक शातिर प्रैक्टिकल चमक आ गई। तुम सही कह रही हो, मैंने उसे इंजन बेचा है, रेडिएटर नहीं। कल सुबह तक उसका घमंड राख हो जाएगा। अध्याय 444, मायापुरी का कबाड़ और सूखी भूख माइनस शेर को घास खिलाना। भाग 1, सेकेंड हैंड पावर। अगली सुबह 6 बजे राघव ने 15,000 रुपए लिए और दिल्ली के सबसे बड़े कबाड़ बाजार मायापुरी पहुंच गया।
वहां से उसने ट्रकों में इस्तेमाल होने वाली 4 पुरानी सेकेंड हैंड भारी भरकम लेड एसिड बैटरियां खरीदी। वो उन्हें एक ठेले हैंड कार्ट पर लादकर कमरे तक लाया। तभी कमरे के अंदर से एक भारी गुर्राहट की आवाज आई। प्रताप जाग गया था। प्रताप की आंखें लाल थीं। उसके शरीर की नसें सूखी और काली पड़ रही थीं। एनर्जी डिप्लीशन। सूट वाले, भूख, मुझे बिजली चाहिए। प्रताप दर्द से कराह रहा था। भाग 2, प्रैक्टिकल सर्वाइवल। राघव ने तुरंत उन 4 पुरानी बैटरियों को एक तांबे के मोटे तार कॉपर वायर से जोड़ा, सीरीज कनेक्शन, और तार का दूसरा सिरा प्रताप के आगे फेंक दिया। राघव सख्ती से, यही है खाना, इसे धीरे धीरे चूसना, वरना ये बैटरियां ब्लास्ट हो जाएंगी। प्रताप ने झपट कर उन तारों को पकड़ लिया। ZZZT पुरानी बैटरियों का 24 वोल्ट का करंट प्रताप के शरीर में जाने लगा। ये प्रताप जैसे दैत्य के लिए बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी भूखे शेर को सूखी घास खिलाई जा रही हो। इससे उसकी भूख मिट नहीं रही थी, बस वो जिंदा था और उसके अंदर का मॉन्स्टर शांत था। वहीं पास में रोहित बैठा था। बाहर सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे। वो शोर रोहित के कानों को फाड़ रहा था। राघव ने अपनी जेब से 500 रुपए का एक इंडस्ट्रियल ईयरमफ माइनस जो फैक्ट्री में मजदूर पहनते हैं, निकाला और रोहित को पहना दिया। राघव मन में तारांकन, मैं एक सुपर ह्यूमन आर्मी को कबाड़ के सहारे जिंदा रखे हुए हूं। मुझे एक इंडस्ट्रियल पावर कनेक्शन चाहिए और वो कनेक्शन मुझे बंसल देगा। अध्याय 445, बंसल का लालच माइनस सर्वर रूम में भौतिक विज्ञान फिजिक्स। भाग 1, फ्री की बिजली का घमंड। स्थान, विक्रम बंसल का अंडरग्राउंड डेटा सेंटर, नेहरू प्लेस। समय, सुबह के 11 बजे। विक्रम बंसल ने राघव से जो परपेचुअल बैटरी 50,000 में लूटी थी, उसे वो अपने इलीगल क्रिप्टो माइनिंग सर्वर रूम में ले आया। उसके पास हजारों कंप्यूटर थे जिनका बिजली का बिल करोड़ों में आता था। बंसल अपने इंजीनियर से, इस बैटरी को मेन पावर ग्रिड से काटकर सीधे हमारे सर्वर से जोड़ दे। आज से दिल्ली सरकार का बिजली बिल 0। इंजीनियर ने बैटरी को सर्वर से जोड़ दिया। बैटरी ने तुरंत बिजली पैदा करना शुरू कर दिया। सर्वर अपनी फुल स्पीड पर चलने लगे। बंसल ने सिगार जला ली और हंसा। उस झुग्गी वाले कबाड़ी को पता भी नहीं कि उसने मुझे क्या चीज कौड़ियों के भाव दे दी। भाग 2, ऊष्म प्रवैगिकी थर्मोडायनामिक्स का नियम। लेकिन बंसल को बिजनेस आता था, साइंस नहीं। राघव ने जो बैटरी बनाई थी उसमें लगातार ऊर्जा पैदा हो रही थी, लेकिन लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जहां अनंत ऊर्जा बनती है वहां अनंत हीट तापमान भी पैदा होता है। सिर्फ 45 मिनट के अंदर सर्वर रूम का तापमान 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री तक पहुंच गया। बैटरी के अंदर से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी और वो लोहे की मेज पिघलने लगी जिस पर वो रखी थी। इंजीनियर भागता हुआ आया, बॉस, बैटरी ओवरहीट हो रही है, हमारे कूलिंग सिस्टम फेल हो गए हैं। अगर हमने इसे नहीं रोका तो सर्वर के मदरबोर्ड्स जल जाएंगे, हमारा 50 करोड़ का डेटा राख हो जाएगा। बंसल पसीना पसीना होते हुए, तो इसे बंद कर दो बेवकूफ। इंजीनियर, इसमें कोई ऑफ बटन नहीं है, तार पिघलकर चिपक गए हैं। सर, उस लड़के ने हमें बैटरी दी लेकिन उसका कूलिंग और कंट्रोल रेगुलेटर नहीं दिया। उसने हमें धोखा दिया है। बंसल की सिगार हाथ से गिर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। अध्याय 446, सौदेबाजी की मेज माइनस राघव की प्रैक्टिकल वापसी। भाग 1, झुग्गी में सूट वाला। दोपहर के 1 बजे बंसल अपनी मर्सिडीज कार में बैठकर ओखला की उस गंदी झुग्गी के बाहर पहुंचा। वो पसीने में तरबतर था और उसके पीछे 4 बाउंसर थे। बंसल ने राघव के टीन वाले कमरे का दरवाजा खटखटाया। राघव एक पुरानी खटिया पर बैठा चाय पी रहा था। खुशी बर्तन धो रही थी। बंसल हाथ जोड़ते हुए घबराहट में, भाई साहब, मेरी गलती हो गई। वो बैटरी मेरे पूरे सर्वर रूम को पिघला रही है। मेरे करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। मुझे उसका रेगुलेटर दे दो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। राघव ने चाय का घूंट लिया। उसने कोई जादुई ताकत नहीं दिखाई। वो एक शांत बिजनेसमैन की तरह खड़ा हुआ। राघव ठंडी आवाज में, कल मेरी कीमत 50 लाख थी बंसल, लेकिन तुमने मुझे अपनी औकात दिखाई। बिजनेस का पहला उसूल है सप्लाई और डिमांड। कल मुझे पैसों की जरूरत थी, आज तुम्हें तुम्हारी जान की जरूरत है। बंसल, भाई 50 लाख ले लो पर मेरे सर्वर बचा लो। भाग 2, प्रैक्टिकल शर्तें, द ट्रू मास्टरमाइंड। राघव ने अपनी डायरी निकाली जिसमें उसने रात में हिसाब लिखा था। राघव,
मुझे तुम्हारे 50 लाख नहीं चाहिए बंसल। मैं कैश में डील नहीं करता क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट सील हैं। मेरी 3 शर्तें हैं। अगर मंजूर हैं तो मैं एक फोन कॉल से उस बैटरी को शट डाउन कर दूंगा। बंसल, बोलो, सब मंजूर है। राघव, पहली शर्त, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में तुम्हारी जो बंद पड़ी पुरानी ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री है, तुम वो मेरे नाम ट्रांसफर करोगे। कागजात आज ही तैयार होने चाहिए। राघव को प्रताप और रोहित के लिए एक सुरक्षित और बड़ी जगह चाहिए थी। दूसरी शर्त, उस फैक्ट्री में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल 3 फेज कनेक्शन चालू करवाओगे। उसका बिल तुम्हारी कंपनी भरेगी ताकि प्रताप की बिजली की भूख शांत हो सके। तीसरी शर्त, तुम मेरी रेजोनेंस लैब्स के डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे। मैं अंडरग्राउंड टेक बनाऊंगा, तुम उसे व्हाइट मार्केट में बेचकर मुझे रॉयल्टी रॉयल्टी दोगे। बंसल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव ने सिर्फ 50,000 की बैटरी से, बिना किसी को छुए, बंसल की 10 करोड़ की फैक्ट्री और उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपने नाम कर लिया था। ये था असली राघव सिंघानिया। उसे किसी को उड़ाने के लिए ग्रेविटी की नहीं, बस एक दिमागी दांव की जरूरत थी। बंसल, कांपते हुए, मंजूर है, कागज बन जाएंगे। अब उस बैटरी को रोको। राघव ने अपनी जेब से एक छोटा सा रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट निकाला और बटन दबा दिया। नेहरू प्लेस में वो बैटरी शांत हो गई और सर्वर रूम ठंडा पड़ने लगा। राघव मुड़ा और खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराया। देखा खुशी, मैंने कहा था ना, मैं इंजन चालू करना जानता हूं। अब हम इस झुग्गी से एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में जा रहे हैं। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, नो मैजिक, प्योर बिजनेस। इस एपिसोड में राघव ने कोई सुपर पावर नहीं दिखाई। उसने थर्मोडायनामिक्स की साइंस और बिजनेस के माइंड गेम से अपने दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। प्रैक्टिकल सर्वाइवल, प्रताप को बैटरी से जिंदा रखना और रोहित को ईयरमफ देना, यह दिखाता है कि रियल लाइफ में सुपर ह्यूमंस को पालना कितना खर्चीला और मुश्किल काम है। नया साम्राज्य, अब राघव के पास एक बड़ी फैक्ट्री और लीगल बिजली का कनेक्शन है। क्या आप चाहते हैं कि अगले भाग में इस बवाना फैक्ट्री में काम शुरू हो और उधर हिमाचल में आयुषी के साथ क्या हो रहा है? जैसा आपने कहा, बिजनेस को हम स्लो और पूरी तरह से प्रैक्टिकल रखेंगे। एक बड़ी फैक्ट्री मिल जाना कोई जादू की छड़ी नहीं है। मशीनें पुरानी है, कैश फ्लो की दिक्कत है और रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता। इन सुपर ह्यूमंस को अब एक आम मजदूर की तरह पसीना बहाना होगा। फैक्ट्री के भोंपू और मशीनों की खुरदरी आवाज के बीच इस नए स्ट्रगल को महसूस कीजिए। महागाथा, जंग खाया लोहा, पसीने की बूंदें और एक स्लो बिजनेस, रस्टेड आयरन, ड्रॉप्स ऑफ स्वेट और ए स्लो बिजनेस। अध्याय 447, बवाना की खुरदरी जमीन माइनस कागज पर महल, जमीन पर कबाड़। भाग 1, फैक्ट्री का असली चेहरा। स्थान, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 3, दिल्ली। समय सुबह के 8 बजे। बंसल ने डर के मारे फैक्ट्री के कागज और चाबियां तो राघव के नाम कर दी थी, लेकिन जब राघव, खुशी, प्रताप और रोहित उस फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे तो हकीकत कुछ और ही थी। लोहे के बड़े गेट पर भारी जंग लगा हुआ था। अंदर 10,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा सा शेड था, लेकिन छत की टीन कई जगह से टूटी हुई थी। पुरानी लेथ मशीन्स, वेल्डिंग के गैस सिलेंडर और लोहे का कबाड़ चारों तरफ बिखरा पड़ा था। फर्श पर ग्रीस और तेल की मोटी काली परत जमी हुई थी। खुशी ने अपनी साड़ी का पल्लू मुंह पर रख लिया क्योंकि अंदर धूल और सीलन की भयानक बदबू थी। खुशी, राघव, ये तो पूरी तरह से खंडहर है, यहाँ काम कैसे शुरू होगा? राघव ने गहरी सांस ली। उसका प्रैक्टिकल दिमाग तुरंत कैलकुलेशन करने लगा। राघव, बंसल ने हमें फैक्ट्री दी है, चलता हुआ बिजनेस नहीं। ये मशीनें 10 साल पुरानी हैं। हमारे पास सिर्फ बंसल से लिए गए 50,000 रुपए कैश हैं। अगर हमने ये पैसे दीवारें पेंट करने या छत ठीक करवाने में लगा दिए तो हम कच्चा माल, रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे। सबसे पहले हमें इस जगह को साफ करना होगा, खुद अपने हाथों से। भाग 2, देवताओं की मजदूरी। राघव ने अपनी शर्ट के बटन खोले और आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। वो एक झाड़ू और फावड़ा लेकर सफाई में लग गया। उसने प्रताप की तरफ देखा, जो अभी भी नींद और भूख से चिड़चिड़ा हो रहा था। राघव सख्ती से, प्रताप, अगर तुम्हें उस बड़े इंडस्ट्रियल कनेक्शन से बिजली खानी है तो तुम्हें काम करना होगा। वो जो 500 किलो का जनरेटर और लोहे के भारी पाइप पड़े हैं, उन्हें उठाकर शेड के बाहर रखो। मुफ्त की बिजली नहीं मिलेगी। प्रताप ने गुर्राते हुए राघव को घूरा, लेकिन उसे पता था कि खाना इसी इंसान के हाथ में है। प्रताप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस भारी कबाड़ को बाहर फेंकने लगा। जो काम 10 मजदूरों का था, प्रताप अकेला कर रहा था। यह उनकी शक्तियों का एक बहुत ही मजबूरी भरा और प्रैक्टिकल इस्तेमाल था। रोहित को शोर से चिढ़ थी, इसलिए राघव ने उसे एक पुराने केबिन में बैठा दिया और कान में रुई कॉटन डाल दी। रोहित का काम था
उन पुराने तारों को सीधा करना और सर्किट बोर्ड साफ करना। अध्याय 448, पहला छोटा कॉन्ट्रैक्ट माइनस मार्केट की ठोकर और 10 रुपए का मार्जिन। भाग 1, स्लो बिजनेस की शुरुआत। एक हफ्ता बीत गया। फैक्ट्री अब थोड़ी साफ हो गई थी, लेकिन बिजनेस अभी भी जीरो था। राघव ने जो परपेचुअल बैटरी बनाई थी, वो उसे रोज रोज नहीं बेच सकता था, क्योंकि उससे पुलिस और ब्लैक मार्केट के बड़े डॉन उसके पीछे पड़ जाते। उसे एक वाइट लीगल बिजनेस चाहिए था, जो फैक्ट्री का बिजली का बिल और रोज का खाना निकाल सके। राघव ने आसपास की ऑटो पार्ट्स मार्केट का दौरा किया। उसने देखा कि स्थानीय मैकेनिकों को ट्रकों के ऑल्टरनेटर कॉइल्स और मेटल ब्रैकेट की बहुत जरूरत होती है। राघव को एक छोटे व्यापारी से कॉन्ट्रैक्ट मिला 500 मेटल ब्रैकेट बनाने का। व्यापारी, देख भाई, एक ब्रैकेट का मैं 40 रुपए दूंगा, मार्केट में ये 45 का मिलता है। राघव ने हिसाब लगाया। लोहे की चादर, शीट मेटल और बिजली का खर्च मिलाकर एक ब्रैकेट बनाने में 30 रुपए का खर्च आ रहा था, यानी एक पीस पर सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट। 500 ब्रैकेट पर सिर्फ 5,000 रुपए का मुनाफा। ये कोई करोड़ों की डील नहीं थी। ये एक बहुत ही धीमी, उबाऊ और मेहनत वाली शुरुआत थी, लेकिन राघव ने हाथ मिला लिया। मंजूर है, कल शाम तक माल तैयार मिलेगा। भाग 2, पुरानी मशीनों का रोना। काम शुरू हुआ। राघव ने पुरानी लेथ मशीन को चालू किया। के आर आर, थड। मशीन का बेल्ट टूट गया। राघव के चेहरे पर ग्रीस लग गया था। वो पसीने से तरबतर था। उसने अपनी जादुई ताकतों, ग्रेविटी से मशीन को ठीक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि शक्तियां मशीन के नाजुक पुर्जों को पिघला देंगी। उसे पाना, रेंच और पेचकस लेकर खुद मशीन के नीचे घुसना पड़ा। एक ब्रैकेट को काटने, मोड़ने और वेल्ड करने में राघव की कमर टूट रही थी। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं थी जहां एक रात में सब बन जाता है। ये असली मजदूरी थी। अध्याय 449, राक्षसों का रोजगार माइनस हीटिंग ओवन और क्वालिटी कंट्रोल। भाग 1, आग की भट्टी, द ह्यूमन फर्नेस। धातु मेटल को मोड़ने के लिए उसे भट्टी फर्नेस में गर्म करना पड़ता था, लेकिन फैक्ट्री का गैस ओवन खराब था। नई गैस खरीदने के पैसे नहीं थे। राघव ने प्रताप की तरफ देखा। राघव, प्रताप, लोहे की इन पट्टियों को अपने हाथों में पकड़ो। प्रताप झुंझलाते हुए, मैं मजदूर नहीं हूं सूट वाले। राघव, अगर तुम इन पट्टियों को अपनी लाल ऊर्जा, रेड एनर्जी से सिर्फ 200 डिग्री तक गर्म कर दो, तो मैं तुम्हें मेन ग्रिड से 10 मिनट एक्स्ट्रा बिजली दूंगा। एक्स्ट्रा बिजली का नाम सुनते ही प्रताप मान गया। प्रताप ने लोहे की 10 पट्टियों को एक साथ पकड़ा। उसकी नसों में लाल रोशनी चमकी और वो लोहा कुछ ही सेकंड्स में लाल गर्म, रेड हॉट हो गया। राघव ने तुरंत उन्हें हथौड़े से पीटकर ब्रैकेट का आकार दे दिया। भाग 2, ध्वनिक जांच, अकूस्टिक क्वालिटी कंट्रोल। लोहा मुड़ तो गया था, लेकिन उसमें अंदरूनी दरारें, माइक्रो क्रैक्स हो सकती थीं जो आंखों से नहीं दिखती। एक खराब ब्रैकेट मतलब पूरा ऑर्डर कैंसिल। राघव ने रोहित को बुलाया। राघव, रोहित, इन तैयार ब्रैकेट्स पर अपनी लोहे की छड़ी से हल्का सा वार करो और आवाज सुनकर बताओ कि कौन सा ब्रैकेट अंदर से खोखला या चटका हुआ है। रोहित, जिसे हर आवाज की फ्रीक्वेंसी समझ आती थी, उसने एक एक ब्रैकेट को बजाकर देखना शुरू किया। टिंग टिंग, परफेक्ट, टोंक, डिफेक्टिव। रोहित, एक ब्रैकेट को अलग करते हुए, ये बेसुरा है, इसके अंदर दरार है, ये टूट जाएगा। राघव ने उस डिफेक्टिव पीस को हटा दिया। तीनों भाई, जो दुनिया को तबाह कर सकते थे, वे आज एक छोटे से 5,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर एक फैक्ट्री चला रहे थे। उन्हें अपना रिश्ता याद नहीं था, लेकिन ये छोटा सा स्लो बिजनेस उन्हें एक अनजाने परिवार की तरह बांध रहा था। अध्याय 450, धूल, पसीना और एक साझा टिफिन माइनस रोमांस की हकीकत। भाग 1, दोपहर का ब्रेक। दोपहर के 2 बज चुके थे। राघव मशीन के पास जमीन पर ही बैठ गया। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और पीठ में भयानक दर्द था। वो अपनी जादुई शक्तियों, वॉइड का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी ऊर्जा बचानी थी और सामान्य इंसान बनकर रहना था। तभी ऑफिस केबिन से खुशी बाहर आई। उसने एक पुरानी डेस्क को साफ करके उस पर एक अखबार बिछाया। वो घर से एक स्टील का टिफिन लेकर आई थी। राघव, मशीन बंद करो, खाना खा लो। राघव थका हुआ उठा और बेसिन पर जाकर साफ मिट्टी के साबुन, इंडस्ट्रियल सोप से अपने काले हाथ धोने लगा। हाथ पूरी तरह साफ नहीं हुए, उंगलियों के बीच अभी भी ग्रीस फंसा था। भाग 2, आधी रोटी का इश्क। राघव खुशी के पास आकर पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। टिफिन में सिर्फ आलू की सूखी सब्जी और 4 रोटियां थीं। खुशी ने एक रोटी तोड़ी, उस पर सब्जी रखी
और अपने हाथ से राघव के मुंह के पास ले गई। खुशी, आह करो मैकेनिक साहब, तुम्हारे हाथ अभी भी गंदे हैं। राघव ने रोटी खाई। उसे वो सूखी सब्जी दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल के खाने से ज्यादा स्वादिष्ट लगी। राघव, खुशी की आंखों में देखते हुए, मुझे माफ कर दो खुशी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। तुम्हें इस धूल और धुएं में बैठना पड़ रहा है। खुशी ने अपनी उंगली से राघव के गाल पर लगा एक काला दाग साफ किया। खुशी, मुस्कुराते हुए, ये धूल मुझे उस एस बड़ी ई वाले ऑफिस के परफ्यूम से ज्यादा सच्ची लगती है राघव। यहाँ कम से कम तुम मेरे सामने पसीना तो बहा रहे हो। मुझे इस स्लो जिंदगी में कोई शिकायत नहीं है। हम धीरे धीरे ही सही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। राघव ने खुशी का हाथ अपने खुरदरे हाथों में ले लिया और उसे चूमा। फैक्ट्री के उस भारी शोर और कबाड़ के बीच उनका प्यार किसी नाजुक फूल की तरह पूरी सच्चाई के साथ खिल रहा था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, द रियल स्ट्रगल। कोई रातों रात कामयाबी नहीं। मशीनें टूट रही हैं, मार्जिन कम है और शारीरिक मेहनत करनी पड़ रही है। सुपर पावर का प्रैक्टिकल उपयोग, प्रताप भट्टी फर्नेस का काम कर रहा है और रोहित क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी का। ये सुपर पावर्स का बहुत ही आम और मजबूरी भरा इस्तेमाल है। कैश फ्लो की दिक्कत, 5,000 का प्रॉफिट सिर्फ सर्वाइवल के लिए है। बिजनेस को बड़ा करने के लिए राघव को मशीनें अपग्रेड करनी होंगी, जो बहुत मुश्किल काम है। अगले एपिसोड में राघव का ये 500 ब्रैकेट्स का पहला ऑर्डर जब डिलीवरी के लिए जाएगा तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल पेमेंट इशू या लोकल यूनियन का लफड़ा खड़ा होगा। क्या राघव इस आम दुनिया की राजनीति से निपट पाएगा? क्या आपको ये स्लो और रियलिस्टिक बिजनेस एंगल पसंद आ रहा है? कहिए तो इसी लाइन पर कहानी को आगे बढ़ाऊं। एक ऐसा छोटा और घटिया दुश्मन आएगा जो किसी सुपर विलेन से कम नहीं लगेगा, क्योंकि असली दुनिया में आम आदमी इन्हीं खूनचूसक लोगों से परेशान रहता है। दिल थाम कर पढ़िए, क्योंकि बवाना की सड़कों पर अब एक पूर्व करोड़पति को अपनी असली हैसियत का सामना करना है। महागाथा, पसीने की कीमत, बाजार का कीड़ा और धुएं में उड़ती उम्मीद, द प्राइस ऑफ स्वेट, द मार्केट वर्म और होप्स इन द स्मोक। अध्याय 451, रेशियो 500 ब्रैकेट और एक किराए का ठेला माइनस सड़क की ठोकर। भाग 1, मजदूर सीईओ। स्थान, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, राघव की पुरानी फैक्ट्री। समय, दोपहर के 12 बजे। 3 दिन की कमरतोड़ मेहनत के बाद आखिरकार 500 मेटल ब्रैकेट तैयार हो गए थे। प्रताप की भट्टी जैसी ऊर्जा और रोहित की टेस्टिंग के बाद हर एक ब्रैकेट एकदम सही था। लेकिन समस्या अब खड़ी हुई। 500 लोहे के ब्रैकेट का वजन लगभग 200 किलो था। राघव के पास कोई लोडिंग टेम्पो या पिकअप ट्रक नहीं था। टेम्पो वाला 1,000 रुपए मांग रहा था और राघव के पास डिलीवरी के लिए इतने पैसे नहीं थे। राघव ने 150 रुपए में एक साइकिल ठेला, रिक्शा रेहड़ी किराए पर लिया। मई की चिलचिलाती धूप में राघव ने खुद अपने हाथों से वो 200 किलो लोहा उस ठेले पर लादा। उसकी शर्ट पसीने से पूरी तरह भीग कर उसके शरीर से चिपक गई थी। राघव ठेले के पैडल मारते हुए मन में, तारांकन 5,000 का प्रॉफिट है, 150 ठेले का किराया, 4,850 बचेंगे। इससे मैं 50 किलो और कच्चा लोहा लाऊंगा, फिर अगले ऑर्डर में 10,000 कमाऊंगा। उसका दिमागी कैलकुलेटर एक आम मजदूर की तरह पाई जोड़ रहा था। वो 5 किलोमीटर तक ठेला चलाकर सेठ गिरधारी की ऑटो पार्ट्स की दुकान पर पहुंचा। भाग 2, सेठ गिरधारी की मक्कारी। दुकान के बाहर पहुंचकर राघव बुरी तरह हांफ रहा था। उसने एक गंदा सा तौलिया निकाला और अपना चेहरा पोंछा। राघव, सेठ जी, 500 पीस तैयार हैं, माल उतरवा लीजिए और मेरा पेमेंट कर दीजिए। सेठ गिरधारी गल्ले पर बैठा था। उसने एक पीस उठाया और उसे टेढ़ा मेढ़ा करके देखा। माल में कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठ की नीयत में कमी थी। सेठ गिरधारी, अरे भाई, माल तो ठीक है, लेकिन मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। पीछे से डिमांड ही नहीं आ रही। मैंने तुझे 40 रुपए पीस बोला था ना? अब मैं 35 से ऊपर 1 रुपया नहीं दे पाऊंगा। देना है तो दे, वरना अपना ठेला मोड़ ले। राघव के कान सुन्न पड़ गए। 35 रुपए? सेठ जी, 30 रुपए तो मेरी लागत कॉस्ट आई है। 5 रुपए पीस में मुझे क्या बचेगा? 500 पीस पर सिर्फ 2,500 रुपए। मैंने 3 दिन इस माल को आग में पकाया है। गिरधारी ने लापरवाही से कहा, वो तेरी सिरदर्दी है भाई, नया बिजनेस है, पहले मार्केट में धक्के खाने पड़ते हैं। अध्याय 452, बाजार का जोंक माइनस चंदर की पर्ची। भाग 1, एक घटिया दुश्मन की एंट्री। राघव के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वो माल वापस ले जाता तो उसके हाथ में 1 रुपया नहीं आता और कल प्रताप को बिजली कैसे मिलती? राघव ने अपने गुस्से को निगल लिया। ठीक है सेठ, 35 रुपए के हिसाब से 17,500 रुपए दे दो।
राघव खुद ठेले से माल उतारने लगा। तभी वहां एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर से एक आदमी उतरा। गले में सोने की मोटी चेन, आंखों में लाल डोरे और मुंह में पान मसाला भरा हुआ। ये था चंदर, उस मार्केट की लोकल यूनियन का एक छोटा लेकिन बेहद परेशान करने वाला गुंडा। चंदर सीधा राघव के ठेले के पास आया और उसने अपना जूता ठेले के पहिए पर रख दिया। चंदर, ओए, नया है क्या मार्केट में? माल उतारने की पर्ची, टैक्स कहाँ है? राघव ने अपना फावड़ा जैसा हाथ रोका। पर्ची? कैसी पर्ची? माल मेरा है, दुकान सेठ की है। चंदर ने एक गंदी सी मुस्कान के साथ अपना मुंह मोड़ा और पास की दीवार पर लाल पीक थूक दी। चंदर, कड़क आवाज में, इस लाइन में कोई भी माल उतरता है तो चंदर भाई की यूनियन की 1000 रुपए की लोडिंग पर्ची कटती है। 1000 निकाल, फिर अपना कबाड़ उतार। भाग 2, बेबसी की घूंट। राघव का खून खौल उठा। उसका हिसाब देखिए, 5000 का प्रॉफिट गिरधारी ने 2500 कर दिया। अब ये चंदर 1000 मांग रहा था, ठेले का 150। राघव के हाथ में 3 दिन की कमरतोड़ मेहनत के बाद सिर्फ 1350 रुपए बचने वाले थे। राघव की आंखें हल्की सी बैंगनी पर्पल होने लगी। उसकी उंगलियों में अजीब सी झंझनाहट होने लगी। मैं इस कीड़े की गर्दन एक उंगली से तोड़ सकता हूं। मैं चाहूं तो इस पूरे मार्केट की ग्रेविटी बढ़ाकर इन्हें जमीन में धंसा सकता हूं। राघव ने चंदर की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसके दिमाग में खुशी की आवाज गूंजी। हमें आम इंसानों की तरह लड़ना होगा राघव, छिपकर रहना है। अगर राघव यहां किसी को मारता तो पुलिस आती, इन्वेस्टिगेशन होती और उसका वॉइड का राज खुल जाता। राघव ने गहरी सांस ली, अपनी आंखों का रंग नॉर्मल किया। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसकी जेब में रखा एक लोहे का नट पिचककर चपटा हो गया। उसने चुपचाप गिरधारी से पेमेंट लिया। 1000 रुपए का एक नोट चंदर के हाथ में रखा और बिना कुछ कहे अपना खाली ठेला लेकर वापस मुड़ गया। चंदर पीछे से हंसते हुए, शाबाश, ऐसे ही लाइन में चलाकर। अगली बार ऑर्डर मिले तो पहले चंदर भाई को याद करना। ये वॉइड किंग की सबसे बड़ी हार थी। उसे किसी सुपरमैन ने नहीं, बल्कि एक गली के गुंडे ने उसके परिवार की मजबूरी का फायदा उठाकर लूटा था। अध्याय 453, रात का सन्नाटा और धुएं की तलब माइनस दिमाग की उलझन। भाग 1, फैक्ट्री का अंधेरा। रात के 1 बजे बज चुके थे। फैक्ट्री के अंदर बहुत घुटन थी। खुशी सो चुकी थी। प्रताप अपने कोने में शांत था और रोहित तारों के बीच सो रहा था। राघव को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में दिन भर की वो बेइज्जती, वो 1350 रुपए का प्रॉफिट और वो चंदर का हंसता हुआ चेहरा घूम रहा था। इस तरह तो वो सालों तक इस कबाड़ खाने से बाहर नहीं निकल पाएगा। तनाव, स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि राघव का सिर फटने लगा। उसे एक अजीब सी तलब महसूस हुई। वो फैक्ट्री का छोटा दरवाजा खोलकर बाहर सड़क पर आ गया। भाग 2, एक सिगरेट और गुटखे की गंध। राघव को बहुत तेज तलब, क्रेविंग हो रही थी सिगरेट की। वो पैदल चलता हुआ इंडस्ट्रियल एरिया के नुक्कड़ पर गया, जहां एक चाय की टपरी स्टॉल रात में भी खुली थी। टपरी वाला अपने मुंह में गुटखा चबा रहा था। राघव, भाई, एक सिगरेट देना। राघव ने अपनी जेब से वो मेहनत के पैसे निकाले और 20 रुपए देकर एक सिगरेट ली। उसने माचिस जलाई और एक गहरा कश पफ लिया। सिगरेट का धुआं जैसे ही उसके फेफड़ों में गया, उसकी तनी हुई नसें थोड़ी शांत हुई। वो सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया और अंधेरे आसमान को देखने लगा। टपरी वाले के गुटखे की मीठी और कड़वी महक हवा में तैर रही थी, जिसने राघव को उस जमीनी हकीकत का और गहरा एहसास कराया। राघव, धुआं छोड़ते हुए खुद से, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मार्केट की ये सिस्टम मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर मुझे बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो मुझे इन चंदर और गिरधारी जैसों से लड़ना नहीं है। मुझे इनके ही सिस्टम को हैक करना होगा। मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो ये मार्केट के कीड़े समझ ही न पाए। राघव ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे जमीन पर जूतों से मसल दिया। वो 1350 रुपए की दिहाड़ी वाला मजदूर बनकर नहीं रहने वाला था। उसका प्रैक्टिकल और शातिर सीईओ वाला दिमाग अब एक नया दांव चलने को तैयार था। अध्याय 454, खुशी का मरहम, हार में जीत का रास्ता। भाग 1, खामोश आंसू। राघव वापस फैक्ट्री में आया। वो चुपचाप जाकर खुशी के बगल में जमीन पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी खुशी ने अपना हाथ राघव के बालों में फेरा। वह सोई नहीं थी। खुशी, धीमी आवाज में, तुम बाहर गए थे ना? तुम्हारे कपड़ों से सिगरेट की महक आ रही है। राघव चौंका। उसे लगा खुशी गुस्सा करेगी। राघव, सॉरी खुशी, मैं बस, आज का दिन बहुत बुरा था। हम सिर्फ 1350 रुपए कमा पाए। एक लोकल गुंडे ने हमसे 1000 रुपए छीन लिए और मैं कुछ नहीं कर पाया।
मुझे खुद पर घिन आ रही है। भाग 2, परछाई का सहारा। खुशी उठी। उसने देखा कि राघव के हाथों में जगह जगह कट लगे हैं और ग्रीस जमा है। उसने अपना पल्लू पानी में भिगोया और अंधेरे में ही राघव के हाथों को साफ करने लगी। खुशी बहुत शांत और मजबूत आवाज में, तुमने उस गुंडे को मारा क्यों नहीं राघव? राघव, क्योंकि तुमने कहा था कि हमें छिपकर रहना है, आम इंसानों की तरह। खुशी के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। खुशी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है राघव। तुमने अपने परिवार को बचाने के लिए अपने अहंकार, ईगो को मार दिया। एक ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में किसी का सिर फोड़ दे। ताकतवर वो होता है जो अपने गुस्से को पी जाए और सही वक्त का इंतजार करे। शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो वो हार नहीं मानता, वो छलांग लगाने की तैयारी करता है। राघव ने खुशी की तरफ देखा। उस सीलन भरी फैक्ट्री में जहां हर तरफ कबाड़ था, खुशी के ये लफ्ज किसी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कीमती थे। खुशी, तुमने आज 1350 कमाए हैं, कल हम 13,000 कमाएंगे। तुम बस अपना दिमाग चलाओ, मजदूरी हम सब मिलकर करेंगे। राघव ने खुशी का माथा चूम लिया। उस रात राघव को नींद तो नहीं आई, लेकिन उसका डर खत्म हो गया था। अब उसे एक ऐसे प्रैक्टिकल प्रोडक्ट की डिजाइन बनानी थी जिसे बनाने में लागत कम हो, लेकिन जिसकी जरूरत पूरी दिल्ली के व्यापारियों को हो। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। यथार्थवादी शत्रु, रियलिस्टिक एनिमी। चंदर कोई सुपर विलेन नहीं है, वो एक आम लोकल गुंडा है, लेकिन उसने राघव को सबसे बड़ी दिमागी चोट पहुंचाई है। स्ट्रगल का तनाव, राघव का रात में सिगरेट पीने जाना और गुटखे की गंध, यह सब उस रियल लाइफ स्ट्रेस को दर्शाता है जब एक बिजनेसमैन दिवालिया बैंकरप्ट होने की कगार पर होता है। रोमांस, खुशी एक टिपिकल पत्नी की तरह शिकायत नहीं कर रही, बल्कि वो एक एंकर की तरह राघव को टूटने से बचा रही है। आपने कहा, कहानी में कोई चमत्कार नहीं होगा। जब इंसान के पास पैसा और साधन नहीं होते तो उसका सबसे शानदार आइडिया भी कबाड़ बन जाता है। यहाँ राघव को एक बहुत कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और वो छोटा दुश्मन चंदर अभी हारने वाला नहीं है। इस मजबूरी, पसीने की गंध और धुएं के बीच पनपते संघर्ष को महसूस कीजिए। महागाथा, जला हुआ सर्किट, गुटखे की महक और एक हारी हुई रात, बर्न्ड सर्किट्स, सेंट ऑफ गुटका और अ डिफीटेड नाइट। अध्याय 455, कबाड़ का आविष्कार माइनस टूटा हुआ सपना। भाग 1, माइक्रो वेल्डिंग की मजबूरी। स्थान, बवाना की पुरानी फैक्ट्री। राघव का केबिन, समय रात के 2 बजे। खुशी की बातों से हिम्मत पाकर राघव ने सोचा था कि वो अपने दिमाग से इस मार्केट के सिस्टम को हैक कर लेगा। उसने रात भर जागकर एक स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक बनाने का फैसला किया था। एक ऐसा ताला जो बिना इंटरनेट और चाबी के सिर्फ आवाज की सही फ्रीक्वेंसी से खुले। राघव ने कबाड़ से कुछ पुराने सर्किट बोर्ड, मोबाइल के सेंसर और तांबे के पतले तार निकाले। उसे इन तारों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही बारीक माइक्रो सोल्डरिंग आयरन की जरूरत थी, जिसकी कीमत बाजार में 15,000 रुपए थी। लेकिन राघव की जेब में सिर्फ 350 रुपए बचे थे। राघव ने अपनी वॉइड एनर्जी का इस्तेमाल करने की सोची। उसने अपनी उंगली के पोरों से एक बहुत ही बारीक नीली चिंगारी निकाली ताकि वो उस पतले तार को सर्किट से जोड़ सके। भाग 2, प्रैक्टिकल हार। राघव की आंखें थकी हुई थीं। पसीने की बूंद उसकी नाक से टपक कर टेबल पर गिरी। उसने अपनी उंगली सर्किट के पास की। ZZZT। फस। राघव की ऊर्जा बहुत भारी और कच्ची रॉ थी। वो लोहे की मोटी चादरें तो मोड़ सकती थी, लेकिन 1 मिलीमीटर पतले सर्किट बोर्ड के लिए वो बहुत ज्यादा थी। सर्किट बोर्ड से काले रंग का धुआं उठा और वो जलकर राख हो गया। राघव ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारा। वह ताला नहीं बन पाया। राघव को एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझ में आ गई, बिना सही टूल्स औजार और बिना कैपिटल पूंजी के कोई भी आविष्कार हकीकत नहीं बन सकता। चाहे उसका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, कबाड़ के टुकड़ों से वो कोई मास्टरपीस नहीं बना सकता था। उसे मार्केट से ही पैसे कमाने होंगे, और वो भी मजदूरी करके। राघव ने अपनी जली हुई उंगलियों को देखा। वो बुरी तरह हार चुका था। अध्याय 456, चंदर का साया माइनस मजदूरी का अपमान। भाग 1, सुबह की धमक। अगली सुबह फैक्ट्री के अंदर सन्नाटा था। प्रताप भूख से बेचैन हो रहा था और बैटरियां खत्म होने वाली थीं। तभी फैक्ट्री के भारी लोहे के गेट पर किसी ने जोर से लात मारी। बैंग बैंग। राघव ने गेट खोला। सामने चंदर, लोकल यूनियन का गुंडा, अपने 3 आदमियों के साथ खड़ा था। चंदर के मुंह में पान मसाला भरा हुआ था और वो बहुत ही घटिया तरीके से मुस्कुरा रहा था। चंदर, क्या बेसूट वाले? सुना है कल रात भर तेरी फैक्ट्री की लाइट जल रही थी।
कोई बड़ा माल बना रहा है क्या? राघव शांत रहते हुए, तुम्हें क्या चाहिए चंदर? कल तुमने मेरी लोडिंग के 1,000 रुपए ले लिए थे। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। भाग दो, घुटने टेकना। चंदर अंदर घुस आया। उसने देखा कि फैक्ट्री में पुरानी मशीनें हैं और सब कुछ कबाड़ है। चंदर हंसा। अरे, मुझे तुझसे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो तुझे काम देने आया हूं। मार्केट में गियर बॉक्स के 200 पुराने पुर्जे पड़े हैं जिन पर बहुत भारी जंग लगा है। उन्हें तेजाब एसिड से साफ करना है और घिसना है। कोई मजदूर वो काम 5,000 से कम में नहीं कर रहा। चंदर ने राघव की आंखों में देखा और अपनी गंदी मुस्कान के साथ बोला, तू वो काम 1,500 रुपए में करेगा और आज शाम तक माल तैयार चाहिए। राघव की मुट्ठी भिंच गई। 1,500 रुपए? 200 भारी पुर्जों को खतरनाक तेजाब से साफ करने के लिए? ये मजदूरी नहीं, ये सीधा सीधा अपमान था। चंदर ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो राघव का मनोबल तोड़ सके और उसे अपनी यूनियन का गुलाम बना सके। राघव चाहता तो चंदर की गर्दन मरोड़ सकता था, लेकिन तभी पीछे से प्रताप की गुर्राहट सुनाई दी। प्रताप की बैटरियां डेड होने वाली थी। अगर आज 1,500 रुपए नहीं आए तो प्रताप पागल हो जाएगा। राघव ने अपना सिर झुका लिया। उसने अपने अहंकार को एक बार फिर मार दिया। राघव, ठीक है, माल भिजवा दे, शाम तक हो जाएगा। चंदर ने जोर से ठहाका लगाया और बाहर थूकते हुए अपनी बाइक पर बैठकर चला गया। छोटा दुश्मन आज फिर जीत गया था। अध्याय 457, नुक्कड़ की टपरी माइनस रहमत और कड़वी सच्चाई। भाग 1, तेजाब से जले हाथ। दिन भर राघव ने उन भारी और जंग लगे पुर्जों को तेजाब से साफ किया। सुरक्षा के लिए उसके पास अच्छे दस्ताने, ग्लव्स भी नहीं थे। तेजाब की बूंदों से उसके हाथों की चमड़ी कई जगह से छिल और जल गई थी। शाम को जब चंदर का आदमी माल ले गया और 1,500 रुपए राघव के हाथ पर रखकर गया तो राघव के अंदर कुछ टूट सा गया था। रात के 11 बज चुके थे। घुटन इतनी ज्यादा थी कि राघव फैक्ट्री से बाहर निकल आया। वो पैदल चलता हुआ इंडस्ट्रियल एरिया के उसी नुक्कड़ वाली टपरी, चाय की दुकान पर गया। राघव ने 20 रुपए दिए और एक सिगरेट ली। वो एक पुराने पत्थर पर बैठ गया और माचिस जलाकर एक गहरा कश लिया। सिगरेट का धुआं जैसे ही उसके गले से नीचे उतरा, उसकी तेजाब से जली हुई नसों को थोड़ा सा सुकून मिला। भाग 2, एक पुराने मजदूर की सलाह। तभी उसके बगल वाले पत्थर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर बैठ गया। उसके कपड़े भी ग्रीस से सने हुए थे। वो बगल वाले शेड का एक पुराना मैकेनिक था जिसका नाम रहमत था। रहमत ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और मुंह में गुटखा दबा लिया। गुटखे की वो जानी पहचानी मीठी और तीखी महक हवा में सिगरेट के धुएं के साथ मिल गई। रहमत, गुटखा चबाते हुए बहुत शांत आवाज में, नया है ना तू यहाँ? आज चंदर के आदमियों ने तेरा माल उठाया था। बहुत सस्ते में काम किया तूने। राघव ने सिगरेट का धुआं छोड़ा और बिना रहमत की तरफ देखे कहा, मजबूरी थी रहमत भाई, पेट की भूख और बिजली का मीटर किसी का इंतजार नहीं करते। रहमत ने हामी में सिर हिलाया और पास की नाली में गुटखे की पीक थूकी। रहमत, ये मार्केट एक दलदल है भाई, यहाँ जो छटपटाता है वो और धंसता है। तू सोच रहा होगा कि तू कोई बड़ा जुगाड़ बनाएगा और चंदर जैसे कीड़ों को कुचल देगा, पर सुन, चंदर कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है। उसके पीछे लोकल नेताओं का हाथ है। अगर तूने उस पर हाथ उठाया तो कल तेरी फैक्ट्री सील हो जाएगी और तेरे परिवार को सड़क पर फेंक दिया जाएगा। राघव ने रहमत की तरफ देखा। इस पुराने मैकेनिक की बातों में एक बहुत ही कड़वी लेकिन 100% प्रैक्टिकल सच्चाई थी। रहमत, यहाँ सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। अगर तुझे बड़ा बनना है तो तुझे इनके सामने तब तक झुकना होगा जब तक तेरी जड़ें इतनी गहरी ना हो जाएं कि कोई आंधी तुझे हिला ना सके। अभी हवा के साथ झुकना सीख ले दोस्त। राघव ने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकी और उसे जूतों से मसल दिया। रहमत की बात ने उसके दिमाग के जाले साफ कर दिए थे। उसे चंदर को हराना नहीं था, उसे चंदर को इस्तेमाल करना सीखना था। अध्याय 458, सुई धागा और खामोश प्यार माइनस मजबूत होती नींव। भाग 1, फटी हुई शर्ट। राघव वापस फैक्ट्री में आया। अंदर एक बहुत ही धीमी पीली रोशनी का बल्ब जल रहा था। उसने देखा कि खुशी जमीन पर बैठी है। उसके हाथ में सुई धागा है और वो राघव की उस शर्ट को सील स्टिच रही है जो आज पुर्जे उठाते वक्त लोहे की कील से फट गई थी। राघव चुपचाप जाकर खुशी के सामने बैठ गया। उसने अपने तेजाब से जले हुए और खुरदरे हाथों को देखा। राघव, मैं वो लॉक नहीं बना पाया खुशी। मेरे पास टूल्स नहीं थे। मेरा सर्किट जल गया। मैं आज फिर हार गया। भाग 2, कोई शिकायत नहीं। खुशी ने सुई धागा नीचे रखा।
उसने राघव के जले हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी, सिर्फ एक बहुत गहरा प्यार और गर्व था। खुशी, एक मशीन का पुर्जा टूटा है राघव, मैकेनिक नहीं। आज तुमने जो 1500 रुपए कमाए हैं, उससे प्रताप को कल तक की बिजली मिल गई और हम सबके लिए राशन आ गया। ये हार कैसे हुई? ये तो हमारा सर्वाइवल है। खुशी ने राघव की फटी हुई शर्ट पर जो टांका स्टिच लगाया था, उस पर हाथ फेरा। खुशी, जिंदगी भी इसी फटी हुई शर्ट की तरह होती है राघव। जब ये फटती है तो हम इसे फेंकते नहीं हैं, हम इसे धागे से सीलते हैं। आज तुमने अपने अहंकार को सीला है, कल हम अपनी किस्मत को सीलेंगे। मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। उस सीलन भरी फैक्ट्री में, उस धुंधली पीली रोशनी के नीचे राघव को महसूस हुआ कि दुनिया की कोई भी वॉइड एनर्जी इस औरत के प्यार से ज्यादा ताकतवर नहीं है। राघव मन में दृढ़ निश्चय करते हुए, तारांकन, मैं अब कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं इस मार्केट के एक एक पेंच को समझूंगा। चंदर को लगने दूंगा कि मैं उसका गुलाम हूं, जब तक कि पूरा मार्केट मेरे इशारों पर न नाचने लगे। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, यथार्थवादी विफलता, रियलिस्टिक फेलियर। राघव का आविष्कार फेल हो गया क्योंकि असली दुनिया में सिर्फ दिमाग नहीं, प्रिसिजन टूल्स और पैसे की भी जरूरत होती है। छोटे दुश्मन की जीत। चंदर ने राघव से मजदूरी करवाकर उसे जलील किया। ये इस बात का सबूत है कि बिजनेस रातों रात खड़ा नहीं होता। रहमत की एंट्री। गुटखा चबाते हुए रहमत ने राघव को मार्केट की असली राजनीति, पॉलिटिक्स समझाई है। धीमा विकास, स्लो बर्न। राघव ने अब झुककर खेलने का फैसला किया है। ये कहानी का सबसे ग्राउंड लेवल हिस्सा है। क्या आप चाहते हैं कि अगले भाग में राघव इसी तेजाब और मजदूरी वाले काम में कोई ऐसा प्रैक्टिकल जुगाड़ निकाले जिससे उसका प्रॉफिट 1500 से 5000 तक पहुंचे, लेकिन किसी की नजर में आए बिना? बताइए, क्या आपको ये एकदम जमीनी और यथार्थवादी कहानी पसंद आ रही है? क्या मैं इसी तरह से आगे बढ़ूं?